of this chapter. In this video, we will discuss about Joule's law of heating effect, safety fuse, electric bulb, electrical energy and electrical power. बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे इफेक्ट हैं, जिसमें केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट मेन है, जिसमें से आज का हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भी किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस से, किसी वायर से, किसी कंडक्टर से, किसी रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होती है तो वो हीटिंग इफेक्ट डेवलप करती है। तो व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द हीटिंग इफेक्ट? जनरली जब भी करंट फ्लो होगी तो उस डिवाइस से, उस अप्लायंस से, उस वायर से, जब भी उस वायर से करंट फ्लो हो रही है तो इसका मतलब उससे क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो कि करंट की डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो होते हैं, और ये अगर करंट +2 माइनस जा रही है तो इलेक्ट्रॉन -2 प्लस जाएंगे। और ये इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होंगे तो ये बहुत सारे आयन से, बहुत सारे एटम से टकराएंगे, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी उसमें कुछ लॉस होगा, और जो इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज होगी उसकी वजह से उस सिस्टम में टेम्परेचर चेंज होगा, एक लॉस और इंक्रीज इन टेम्परेचर डेवलप होगा, एक चेंज इन टेम्परेचर होगा, दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट। तो बहुत सारे करंट उन्हीं सब्सटेंस में फ्लो होती है जहाँ बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, करंट मिलेगी, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा तो एक डायरेक्शन में फ्लो होंगे और वो कोलाइड करेंगे, और कोलिजन की वजह से जो एनर्जी लॉस होगा, दैट एनर्जी लॉस इज गिव्स अस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जूल्स ने एक लॉ प्रोड्यूस किया यहाँ पे। करंट फ्लो होती है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द कंडक्टिंग वायर, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड जूल्स के अकॉर्डिंग ये हीट किस किस पे डिपेंड होती है? तो तीन चीजें उसने बताई जिस पे हीट डिपेंड होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। सेकेंड, अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। और थर्ड, टाइम टू फ्लो द करंट। मतलब जितने ज़्यादा करंट फ्लो होगी, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा और जितना ज़्यादा टाइम दोगे ये, उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। और यहाँ जैसे ही हमने प्रोपोर्शनल को हटा के के लगाया, लेकिन के की प्रैक्टिकली वैल्यू 1 आई, सो देन H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या है? H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। करंट पासेस थ्रू द गिवन कंडक्टर के स्क्वायर के, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली और टाइम के डायरेक्टली। द हीट प्रोड्यूस्ड, heat energy produced is directly proportional to square of current, resistance and time। इन तीनों पर डिपेंड करती है। नाउ, हीटिंग इफेक्ट के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहां हम करंट को हीट के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिक फ्यूज, इसको सेफ्टी फ्यूज भी बोलते हैं, सेफ्टी डिवाइस है। इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब भी लाइट और हीट दोनों के लिए यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल हीटर, इलेक्ट्रिकल टोस्टर, गीजर, बॉयलर, इलेक्ट्रिकल आयरन, इलेक्ट्रिकल ओवन, इलेक्ट्रिकल केटल, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जहां पे हम करंट को हीट के पर्पज से यूज करते हैं। नाउ, इनमें से दो मेन डिवाइस जो हमें इस बुक में पढ़ने हैं, इस चैप्टर में पढ़ने हैं, वन इज इलेक्ट्रिकल फ्यूज और सेकेंड इज इलेक्ट्रिक बल्ब। सो सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्यूज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज? इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है, प्रोटेक्टिव डिवाइस है क्या जनरली? इट इज अ स्मॉल पीस ऑफ वायर। और कहाँ लगाया जाता है? यूज्ड इन सीरीज विथ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू सेव इट फ्रॉम डैमेज ड्यू टू ओवरहीटिंग प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रॉन्ग करंट इन द सर्किट। ये एक डिवाइस है, एक सेफ्टी वायर, एक छोटा सा वायर है जो सर्किट के, जो मीटर के, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस के पहले लगाया जाएगा, फेस वायर में लगाया जाएगा, पॉजिटिव वायर में लगाया जाएगा। तो जैसे ही करंट एक लिमिटेड वैल्यू से, एक सर्टेन वैल्यू से, इस प्रिस्क्राइब वैल्यू से ज़्यादा आती है, एक्सीडेंटल करंट आती है, एक्सीडेंटल हाइक इन करंट होता है, तो फिर इस वायर में एक हीट प्रोड्यूस होती है जो इसके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा होती है, और ये वायर मेल्ट हो जाता है। और अगर ये वायर मेल्ट होगा तो जो एक्सीडिंग करंट है, जो डेंजरस करंट है, जो हमारे डिवाइस को ख़राब कर सकती थी, जो इससे हमारे डिवाइस डैमेज हो सकते थे, हमारे घर की वायरिंग जल सकती थी, उन सब से हम बच जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड सेफ्टी डिवाइस, इलेक्ट्रिकल फ्यूज। ये बनता किससे है? ये एक वायर है जो एलॉय ऑफ टिन एंड लेड से बनता है। जनरली 63% टिन और 37% लेड होता है, लेकिन इसकी मेल्टिंग पॉइंट को चेंज करने के लिए, क्योंकि फ्यूज अलग अलग डिवाइस में अलग अलग फ्यूज होते हैं, 1 एम्पियर का फ्यूज भी आता है, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, बड़े बड़े मोटर सिस्टम्स में और बड़े फ्यूज आते हैं, तो फिर इनकी परसेंटेज चेंज करते रहते हैं
और कभी कभी इसमें कॉपर भी ऐड करते हैं। सो दो मेन प्रॉपर्टी हैं इलेक्ट्रिकल फ्यूज की, इट मस्ट हैव हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। It available in various rating like 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर। इससे बड़े बड़े फ्यूज भी आते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा डिवाइस कितने वैल्यू के फ्यूज को रिक्वायर करता है। नाउ सेकेंड डिवाइस है, सेकेंड जो हमारे लिए पढ़ना है, दैट इज इलेक्ट्रिकल बल्ब। बल्ब सबसे पहले जो एडिसन एल्वा सबसे पहले यूज किया गया था। और बल्ब एक ऐसा डिवाइस है जिसमें 80% एनर्जी हीट के फॉर्म में यूज होती है, लिबरेट होती है, बाकी 20% लाइट के फॉर्म में होती है। तो हीट बल्ब एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। बल्ब का प्रिंसिपल क्या है? बल्ब का प्रिंसिपल भी सेम है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। कंस्ट्रक्शन क्या है, बल्ब के अंदर क्या क्या होता है? तो सबसे पहले इसकी एक थिन ग्लास शेल होती है, आउटर कोट जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 यहाँ से वायर आते हैं। इन वायर 2 इलेक्ट्रोड पे जो होते हैं, जिसकी वजह से ये फिलामेंट एडजस्ट किया जाता है। और केमिकली इनएक्टिव गैस इसके अंदर बल्ब के अंदर केमिकली इनएक्टिव गैस भी भरी जाती है। तो सबसे पहले क्या है इसके अंदर? फिलामेंट। जो हीटिंग इफेक्ट देने के लिए ये फिलामेंट है जो बल्ब के 2 इलेक्ट्रोड के बीच में लगाया गया है, 2 टर्मिनल के बीच में लगाया गया है, ये फिलामेंट है। ये फिलामेंट टंगस्टन जैसी मेटल का बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? बिकॉज इसका हाई रेजिस्टिविटी और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये फिलामेंट मेल्ट नहीं होना चाहिए तो इसका रेजिस्टेंस ये फिलामेंट मेल्ट नहीं होना चाहिए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। और ये फिलामेंट ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करे तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, H=I²RT। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, तो ये हीट भी प्रोड्यूस करेगा लेकिन वो मेल्ट नहीं होगा। सो दैट इज द फिलामेंट। और इसके अंदर इनर्ट गैस क्यों भरी जाती है? क्योंकि ये फिलामेंट है, बहुत पतला सा वायर है, बहुत ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट दे रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज हो सकता है ऑक्सीजन जैसी गैसेस से। तो इसके अंदर इनर्ट गैस भरी जाती है जिससे कि इस फिलामेंट की लाइफ बढ़ सके, ये जल्दी से ऑक्सीडाइज ना हो और मेल्ट ना हो। नाउ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में नाइक्रोम को क्यों यूज किया जाता है, ये भी पूछा जाता है, सेपरेट क्वेश्चन। नाइक्रोम बनता किससे? एलॉय ऑफ निकेल एंड क्रोमियम, इन्हीं दोनों का वर्ड यहाँ नाइक्रोम बन गया। क्यों यूज किया जाता है? तो सबसे पहला वर्ड आता है हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्यबिलिटी, बहुत पतला वायर बनाया जा सकता है, और इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता। दैट्स व्हाई यूज जो भी हीटिंग डिवाइस उसमें नाइक्रोम को यूज किया जाता है। एक और कॉन्सेप्ट बनता है यहाँ पे, हमारे घर में वोल्टेज सेम है, हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस है पैरेलल में कनेक्टेड है। क्यों कनेक्ट है? क्यों डोमेस्टिक सप्लाई में सारे डिवाइसेस पैरेलल में क्यों कनेक्ट है? क्योंकि दे पैरेलल में हमें कांस्टेंट पोटेंशियल मिलता है, पैरेलल में हम हर डिवाइस को सेपरेटली ऑपरेट कर सकते हैं, और पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है। पैरेलल में तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू आई वी स्क्वायर अपॉन आर, या P इक्वल टू आई। सो वी स्क्वायर अपॉन आर अगर हम लेते हैं तो P प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर आएगा, क्योंकि वोल्टेज तो कांस्टेंट है। तो वी स्क्वायर अपॉन आर के हिसाब से जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर कम होगी, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसकी पावर ज्यादा होगी। मतलब आपके घर में एक 60 वाट का बल्ब और एक 100 वाट का बल्ब है, तो किसकी पावर ज्यादा है? 100 वाट के बल्ब की। तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? 60 वाट के बल्ब का। जिसका रेजिस्टेंस कम है उसकी पावर ज्यादा होगी, जिसका रेजिस्टेंस कम है उसकी पावर जिसकी रेजिस्टेंस कम है उसकी पावर ज्यादा होगी, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसकी पावर कम होगी। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये पैरेलल के लिए, क्योंकि P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, वी कांस्टेंट है आपके घर में 220 वोल्ट है, तो अब पावर किसकी कम होगी किसकी ज्यादा होगी, ये रेजिस्टेंस के इनवर्स में है। ठीक है, नेक्स्ट, फ्यूज और फिलामेंट में कंपैरिजन भी आ जाता है। कुछ सिमिलरिटी है, कुछ डिससिमिलरिटीज है। सिमिलरिटीज क्या है फ्यूज में? दोनों फ्यूज और फिलामेंट दोनों हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड है, दोनों में हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, और दोनों में लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। अब इसके अलावा डिससिमिलरिटीज क्या है? डिससिमिलरिटी ये है कि फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए और फिलामेंट का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। फ्यूज कॉपर और टिन की एलॉय से बनता है, फिलामेंट नाइक्रोम का बनता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिकल पावर। सो पावर हम 9th में भी पढ़ चुके हैं। पावर इज द वर्क रेट ऑफ डूइंग वर्क विच वर्क इज डन। जितने रेट से इलेक्ट्रिकल करंट वर्क करती है तो वो यहाँ इलेक्ट्रिकल पावर कहलाएगी। सो पावर का फॉर्मूला W/T भी था, पावर का फॉर्मूला V इंटू आई भी है, पावर का फॉर्मूला V की वैल्यू रख देंगे तो I² R भी है,
पावर का फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर बी है। ये सारे पावर के फॉर्मूले हैं। पावर की एसआई यूनिट वॉट होती है, पावर की अदर यूनिट किलो वॉट और हॉर्स पावर भी होती है, और 1 किलो वॉट मीन्स 1000 वॉट, 1 हॉर्स पावर मीन्स 746 वॉट। हॉर्स पावर, कितने हॉर्स पावर का इंजन है, कितने हॉर्स पावर की मोटर है। एक और वर्ड आता है ब्रेकिंग हॉर्स पावर, जब हम गाड़ियों की बात करते हैं कितने बीएचपी का इंजन है, तो बीएचपी मतलब ब्रेकिंग हॉर्स पावर। गाड़ी को चलाना तो आसान है, रोकना कितनी हाई स्पीड में उसको रोका जा सकता है, दैट इज कॉल्ड बीएचपी, ब्रेकिंग हॉर्स पावर। तो उसमें भी हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट ही होता है। नाउ नेक्स्ट वर्ड है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एनर्जी मीन्स वर्क डन। अगर हम करंट फ्लो करते हैं तो उसमें कितना वर्क होता है, वो वर्क उसमें हीट प्रोड्यूस करने में भी हो सकता है, वो वर्क उसमें मैग्नेट बनाने में भी हो सकता है, वो वर्क उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग के फॉर्म में भी हो सकता है। तो द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इन अ गिवन टाइम। सो यहाँ पे वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क और एनर्जी सेम होते तो V इंटू आई इंटू टी, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम था, तो वर्क इक्वल टू पावर इंटू टाइम। हमारे पास फॉर्मूला है पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो जितने भी पावर के फॉर्मूले में अगर हम इंटू टाइम कर देंगे, जितने भी पावर के फॉर्मूले इनमें अगर हम इंटू टाइम कर देंगे तो ये सब एनर्जी बन जाएंगे। तो V इंटू आई इंटू टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ये सारे फॉर्मूले किसके हो गए, एनर्जी के। इनको हीट से भी लिख सकते हैं और एनर्जी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, वैसे तो यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, जूल, लेकिन कमर्शियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है किलोवाट आवर। आपके घर में जो बिल आता है, यूनिट, जो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जो यूनिट सिंपल यूनिट भी बोलते हैं निकले, किलोवाट आवर, मतलब 1 किलोवाट के ऑब्जेक्ट को आप 1 घंटे रन करोगे, 1 किलोवाट के ऑब्जेक्ट को अगर आप 1 घंटे रन करोगे तो जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी दैट इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर, और वही हमारा 1 यूनिट बिल आता है। और अगर हम इसको किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो किलोवाट मीन्स 1000 वॉट और आवर मीन्स 3600 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 kilowatt hour equal to 3.6 into 10⁶ joule. This is the relation between commercial unit of energy and SI unit of energy. Thank you.